कोई हमें मन में दुख नहीं है। हाँ, क्योंकि देश के लिए इतना सर्वोच्च त्याग करने के बावजूद भी हमें लगता है इस देश के लिए और करना चाहिए। ये से धरती से आए हुए महिला पुरुष आप सब हैं, आपके लिए मैं जब आज सुबह में निशंक जी से ये बात बोली, ऐसे मन में आया इसलिए बोले, ऐसे नहीं, डेफिनेटली सोच विचार करके ही बोली, क्योंकि हर बार मैं उत्तराखंड आकर जाती हूँ तो आज नहीं, रक्षा मंत्री के नाते नहीं, इससे पहले भी, और जब मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं थी उस समय में भी उत्तराखंड के चरित्र ऐसे, उत्तराखंड के फॉर्मेशन के टाइम में भी मुझे मालूम है जब पूरे परिवार में पुरुष लोग सेना में सरहद में है, महिला ही उत्तराखंड के मूवमेंट को चलाए। ऐसे चलाने वाले वीर गाथा महिला में सामान्य रूप में देखा नहीं जाता, मगर उत्तराखंड की महिला घर भी संभालती है, बच्चों को पिताजी कहीं सरहद में है उसका कमी ना महसूस करने देती है, और उनके अपने कुछ टीचर है, कुछ नर्स है, कुछ कोई और काम करते हैं, वो भी देखभाल करते हैं, फिर वापस आकर के घर परिवार संभालते हैं। अगर महिला उत्तराखंड की चरित्र में इतना अहम रोल निभाए, पुरुष तो परिवार के ऊपर चिंता ना करते हुए देश के लिए ही खड़े हुए। इसीलिए जब सैनिक और पूर्व सैनिक उत्तराखंड के लोग मिलते हैं मेरे से, और मैं ऐसे संयोग से आती हूँ और मिलती हूँ उनसे, बहुत प्रेरणा लेकर वापस जाती हूँ, बहुत मोटिवेशन लेकर जाती हूँ, बहुत इंस्पायर होकर के जाती हूँ। आप सबको मैं बहुत विस्तार से, और आपको इधर रोकने का नहीं मौका दूंगी, मगर विस्तार से नहीं, 6 विषय आपके सामने रखती हूँ जो सेना और पूर्व सैनिक का विशेष तौर पर इम्पोर्टेंट है। वो आरोपी से शुरू करते हैं। निशंक जी ने सही जिक्र किया, बजट के भाषण में वित्त मंत्री जी ने बोले कि 35,000 करोड़ का बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है अरियर्स वगैरह के नाते, और हर साल 8,000 करोड़ का बजटरी प्रोविजन होगा ओआरओपी से संबंधित पेंशन रिलेटेड मामले के। और हम खड़े होकर के आपसे, आपके सामने, सिर्फ में नहीं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी हो और प्रधानमंत्री जी हो, सरकार से कोई मंत्री हो, आपके सामने वो आरोपी के विषय में बात करते हैं तो विदाउट हेसिटेशन, संकोच रहित बात इसीलिए कर पा रहे हैं कि हम टोकनिज्म नहीं किए। 500 रुपयों के रख के सामने हो गया वो आरोपी, नहीं कही। मोदी जी जब डिक्लेयर करे, 2016 में जब डिक्लेयर हुआ वो आरोपी, तब ही स्पष्ट रूप में सभी अलॉटमेंट और बजटरी प्रोविजन करने के बाद ही पक्का घोषणा हुआ, और 2 साल में सिर्फ 4 हिस्सों में, 4 इंस्टॉलमेंट्स में सब अरियर्स का एकदम क्लियर हो गया है। कोई अरियर्स का पेंडिंग नहीं है। ये नहीं है कि अनाउंसमेंट किया, टुकड़े टुकड़े पे पैसा दे रहे, आपको कब मिल रहा कब नहीं मिल रहा, इकट्ठा करना दिक्कत हो रही है, फायदा उससे निकल नहीं रहे, ऐसे शिकायत का कुछ भी नहीं। घोषणा हुआ, कॉस्टमस जिसका मिल रही है उनको एक ही इंस्टॉलमेंट में दिया, और बाकी सबको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पूरे अमाउंट दे दिया। और आज भी ये बात कहने के समय मुझे जरूर मन में ये ध्यान है
कि फर्स्ट रिव्यू OROP का 3 साल के बाद जो होने वाले हैं, सन 2019 इस साल में होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ घोषणा नहीं की, पैसा दे दिया, अरियर्स दे दिया, OROP के हिसाब से आपका मंथली जो भी पेंशन मिलना है वो मिल रही है, और उसके ऊपर रिव्यू भी 3 साल में कर रहे हैं, जिससे और भी इंप्रूवमेंट होगा। तो जहां 500 रुपया का टोकनिज्म था, इसको आप उससे तुल कर देखिए किनका कटिबद्धता सीरियसली इंप्लीमेंट करने में काम में आया, किनका सिर्फ नाम मात्र की घोषणा हुआ। To make an announcement with 500 crores is one thing, but to give all the arrears amounting to 35,000 crores within 2 years, to review it within 3 years, and to keep the payment going at approximately 8,000 crores only on OROP every year. Compare that with what was announced for. OROP के ऊपर अभी भी मैं सबका दोषी नहीं ठहरा रही हूं, मगर अभी भी कुछ कारणवश, which is not OROP related, कुछ और कारणवश गलत फहमियां फैला रहे हैं। और उसमें आजकल टेक्नोलॉजी के, सोशल मीडिया के पावर, ताकत इतना है कि वो गलत फहमियां खूब चल रही है। मैं आपसे विनती करूं, गलत फहमियां के आड़ में आकर आप कुछ मन में संकोच हो, प्रश्न हो, नहीं रखना चाहिए। गलत फहमियां फैला रहे उनके अपने मकसद के लिए, मगर ये सरकार इतने सारे करने के बाद फिर भी आपके मन में कुछ संकोच है, प्रश्न है, तो सीधा पूछिए आपके सांसद से, सीधा पूछिए आपके विधायक से, क्या ये सच होगा? क्या ये ट्रूथ है? वो मुझसे बात करें, या आप सीधा मुझसे ईमेल लिखिए, चिट्ठी लिखिए और फोन में बात करिए। मैं जरूर फोन में ही आपको जवाब दूंगी कि गलत फहमियां इसीलिए फैला रहे हैं कि उनको चौंक जाने विषय सिर्फ 4 साल में हो गया। 50 साल से बोलते आ रहे हैं इस देश में OROP के ऊपर, मगर कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि सेना में हुए लोग रिटायरमेंट के बाद भी उनके अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हैं, उसको उनके उपयोग में लेकर के कोई कुछ नहीं कहेगा, 500 डाल दो, हो गया, OROP दे दिया, उसका शान हमें मिल जाना चाहिए। ऐसे रास्ते पर चलने वाले की कहानी हमें मालूम है। OROP में और एक आध विषय बाकी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूं नहीं कुछ नहीं है बनने। वो 1 मैन जस्टिस कमेटी उसके ऊपर बैठे हैं और रिपोर्ट भी दी है। उसके ऊपर एक मंत्रिमंडल में एक ग्रुप, जॉइंट सेक्रेटरी का ग्रुप, उसका अध्ययन भी किया। और 1 मैन जस्टिस कमेटी सिर्फ वो 4-5 मुद्दे नहीं, जिसमें उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में रेफरेंस नहीं था, वो भी 2-3 विषय उससे जोड़कर रिपोर्ट दी है। उसका अध्ययन करेंगे, मगर लार्जली मैं सोच कर ही बोल रही हूं, पूरे OROP हो गया, ऐसे नहीं हो गया, मेजॉरिटी OROP। और अगर उसमें एक आध विषय पेंडिंग है, उसका वो रिपोर्ट का अध्ययन करके करेंगे, मगर हमने तो 500 रुपया का टोकनिज्म तो नहीं किए। सो ये हमें मन में रखना है, ये पहला पॉइंट है मेरा। दूसरा, अगेन पिछले 60 साल से पेंडिंग नेशनल वॉर मेमोरियल इस देश में पिछले 4 बड़ा नोटेबल युद्ध हुए, 4 मेजर वॉर्स, उसमें जितने सारे हमारे शहीद, उनके लिए एक भी स्मारक सही नहीं बनाया देश के स्तर पर। हर एक उनके अपने राज्य में कुछ ना कुछ है, मैं ये नहीं बोल रही हूं कुछ भी नहीं, राज्य स्तर पर तो बना है, मगर नेशनल लेवल में वॉर मेमोरियल
हर देश में है, हमारे देश में नहीं है। इसको बात करते 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 लोग तंग आ चुके थे। 2014 में हमारे मैनिफेस्टो में डाल रखे और उसके बाद प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर सीरियसली मामला उठाया। फिर इस साल फरवरी में एक अच्छा सा नेशनल वॉर मेमोरियल देश के लिए समर्पित। वॉर मेमोरियल क्यों आवश्यक पड़ा? मैं इंडिया गेट है, फिर भी क्यों चाहिए? इंडिया गेट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शहीदों के नाम लिखा गया। उसके नीचे जो अमर जवान ज्योति है वो 1972 में रखा गया। इंडिया पाकिस्तान वो बांग्लादेश वॉर के बाद में अमर जवान ज्योति आया होता, फिर भी पूरे वॉर मेमोरियल नहीं। इसीलिए अब एक अच्छा सा संरचना के ऊपर इंडिया गेट, उसके बाद कैनपी और उसके बाद ये नया जो भारत में स्वतंत्रता के बाद जितने भी युद्ध हुए, यूएन में पीस कीपिंग फोर्स में गए, उसमें शहीद हुई। फिर श्रीलंका में आईपीकेएफ जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे बहुत सारे नहीं, एक आईपीकेएफ हुआ। फिर काउंटर इंटेलिजेंस में कितने सारे शहीद का एक जगह अच्छा सा स्मारक आज तैयार होकर दिल्ली में समर्पित देश में। पूरे 4 साल, 5 साल मानिए, 5 साल के अंदर नेशनल वॉर मेमोरियल फुल्ली डेडिकेट हो गया। 70 इयर्स में नहीं हुआ, 5 साल में। तीसरी मेरा पॉइंट, डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत दुख रहता है सैनिकों को, और ये भी है आजकल डिसेबिलिटी के लिए आप डिसेबिलिटी कंपोनेंट भी होता है पेंशन में, सर्विस कंपोनेंट भी होता है। और क्योंकि डिसेबिलिटी कंपोनेंट नहीं मिलेगा, अगर कुछ दिक्कत हो गया डिसेबल होने के बावजूद भी, उसका विषय के ऊपर बार बार कोर्ट में मामला चल जाता है। अगर एएफटी के द्वारा डिसेबिलिटी में उस केस में अगर सोल्जर, जनरल और जवान कोई भी हो, उनके फेवर में अगर एक जजमेंट गया, फिर उसको उठाकर के सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने का क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न कभी भी हमारे सैनिक के मन में रहता था कि हम तो केस डिसेबल्ड है, एएफटी भी उसको पुष्टि कर रहा है, उसके बाद आप क्यों अपील में जाते? प्रधानमंत्री जी का ये डायरेक्शन था, प्लीज इसके ऊपर अध्ययन करो, अपील करने का आवश्यकता है क्या? उदाहरण के लिए नंबर मैं बोल रही हूं, 83 ऐसे मेन केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उसमें पिछले 2-3 महीने में बहुत अध्ययन करने के बाद 66 अप्रोक्सीमेट केसेस, अब नंबर में एकदम पकड़कर मुझे 66 बोले, 67 है, ऐसे चर्चा है, अंदाजा में बोल रहे हैं। 66 केसेस को हमने विड्रॉ कर लिया है। अगर ये आपके फेवर में है, आप उसको आपने अपील में नहीं जाएंगे। एएफटी से आपके ऑर्डर आ गया तो वही बात, अपील में हम सरकार को नहीं लेके जाएंगे। डिसेबिलिटी। दूसरा विषय इक्विवेलेंस। बार बार सिविल के साथ हमें क्यों जोड़ रही हो, सिविल के साथ इक्वेट क्यों कर रही हो? हमारे स्थान अलग है, हम सैनिक हैं, सिविल अधिकारी के इक्वल नहीं है। हम भी मानते हैं इक्वल नहीं, हम भी इक्वलेंस नहीं करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं करेंगे इक्वलेंस। इसीलिए हमने सितंबर 2017 में फेर बदल के बाद जब मंत्रालय में आई, इक्वलेंस के ऊपर 2016 में एक जो नोटिफिकेशन आया उसको एकदम विड्रॉ कर लिया है। सैनिक को इक्वलेंस सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें भी मैं दुख से कह रही हूं आपके सामने, व्हाट्सएप में या तो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स में बहुत चला रहे हैं डिस्कशन, अरे हमें तो सिविल अधिकारी के सामने झुकना पड़ रहा,
हम इक्विवेलेंट नहीं है, एक रैंक कम करवा रहे हैं। भैया कुछ भी इक्विवेलेंस में नहीं हो रही, सिर्फ एक विषय हुआ, वो जो नोटिफिकेशन 2016 में आया गलत नोटिफिकेशन था, उसको मैंने वापस ले लिया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये गलत फहमी फैलाने वाले और व्हाट्सएप के ताकत में उनकी गलती को और फैलते रहने के लिए उपयोग कर रहे हैं, और जिसके आड़ में आकर के मन में हमें संकोच या डाउट फैलाते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इतना स्पष्ट ऑर्डर को वापस लेने के बाद कहां से आ रहे डाउट? मुझे आ रहे डाउट क्योंकि उनके मन में कुछ और मकसद है। उस मकसद को फुलफिल करने के लिए ऐसे झूठ फैलाते रहते हैं, और सैनिक तो डिग्निटी के साथ जो इंफॉर्मेशन आते हैं उसको देखते हैं। उनको कैसे पता ये गलत रास्ते से आने वाली इंफॉर्मेशन? सैनिक के सिंप्लिसिटी और सैनिक के सिंसियरिटी और ईमानदारी को गलत रास्ते पर उपयोग करने वाले लोगों को हम ध्यान से अलग थलग करें और उनके बातों में जरा सा आपके रास्ता मिलाना नहीं है, जोड़ना नहीं है, उसके रास्ते पर आना नहीं है। ये मेरा विनती है आपसे। अगर आपको शक लगता है या कुछ मैसेज आ गया, जैसे मैंने पहले बोला कि ये क्या सच है क्या, पूछ लीजिए और उनसे मेरे ऑफिस में चिट्ठी लिखने लीजिए, या तो आप ही खुद लिख लीजिए, मुझे परवाह नहीं। इसमें हायरार्की विषय नहीं है। आप देश के लिए सेवा करने के बाद निवृत्त होकर के आप हैं, सीधा चिट्ठी लिख के, ए मंत्री ये क्या राइट है क्या? रक्षा मंत्री जवाब दो। मैं जरूर जवाब दूंगा। हमारे मकसद नहीं है इक्वेट करना। एक और विषय, शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट करने के लिए महिला के लिए जहां भी जाती हूं लोग पूछते हैं क्यों हमें इक्वल स्थान नहीं दिया जाता है। हम भी पुरुष जैसे एसएससी में भर्ती होते हैं, 14 इयर्स के बाद हमें भेजा जा रही वापस। प्राइम हमारी लाइफ 20 और 19 और 17, 18 से लेकर के 14 इयर्स के बाद हम चले जाएं, फिर क्या होगा? जैसे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2018 रेड फोर्स से घोषणा की है, तीनों सेना में, तीनों फोर्सेस में आज एसएससी में महिला जो है भर्ती होने के बाद उनको भी पुरुष के समान इक्वल परमानेंट कमीशन मिलेगा। आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी। एयरफोर्स में ऑलरेडी आप देख रहे हैं क्वालिफाइड फाइटर पायलट्स आ रहे हैं, इसीलिए मैं उधर खड़े हुए एनसीसी महिला कैडेट्स सबको बोलती हूँ, आई इनवाइट यू टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस। आखिर एक ही पॉइंट, ईसीएचएस के ऊपर बहुत मन में संदेह है, क्या हमें मिलता है सही हॉस्पिटल मिलेगा? इधर भी मांग है। अभी एक आज सुबह जब निशंक जी के साथ उधर गए, उधर भी लोग मांग रहे थे ईसीजी हमें तो ईसीएचएस दे दो। याद दिलाती हूं, ज्ञानचंद स्टेडियम में जब प्रधानमंत्री जी बात की, नेशनल वॉर मेमोरियल को डेडिकेट करने से पहले मेमोरियल में नहीं, ज्ञानचंद स्टेडियम में पूर्व सैनिक से बात करने के समय घोषणा कर चुके हैं कि 3 बड़ा 200 बेड का ईसीएचएस मल्टी स्पेशलिटी लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हम बनाने वाले हैं। घोषणा हो चुका, काम कहा होगा वो मेरा वादन था, मगर प्योरली ईसीएचएस फॉर ऑल
all the ex-service. Dedicated 3 हॉस्पिटल एम्स जैसे. So पॉलीक्लिनिक्स भी अभी हम बढ़ा रहे हैं नंबर. उसमें दिक्कत आया क्योंकि मैल प्रैक्टिस करने वाले पॉलीक्लिनिक्स को हटाना भी हमारी कोशिश रहे. उसमें अगर दिक्कत है तो मैं उसको सही करने के लिए कोशिश कर रही हूं. लार्ज एंड स्मॉल, छोटा छोटा और बहुत है, मगर एक मैसेज जरूर देंगे. इन सभी उदाहरण, मैं सिर्फ 6 उदाहरण दिए आपको, छोटा बहुत है. मिनिमम पेंशन रिटायरमेंट एक्स सर्विसमैन को अर्लियर 10,000 था, हमने 18,000 कर दिया महीने. नथिंग लेस देन मिनिमम 18,000 रुपीज. फिर एक्स सर्विसमैन, वीर नारी के बच्चे, पर्टिकुलरली गर्ल चिल्ड्रन, मैं ऐसे बात कर रही हूं, जेंडर सेंसिटिव नहीं मगर बात बोल रही हूं. और वीर नारी अगर रीमैरिज करने के लिए चाहते हैं उसके लिए फाइनेंस भी मिलेगा, मतलब उनके लिए ग्रांट है, लड़कियों का या वीर नारियों का. ऐसे में और ज्यादा बोल सकती हूं मगर एक विषय कंक्लूजन में बोलना चाहिए. इस सरकार जरूर संवेदनशील है, पर्टिकुलरली जवान एक्स सर्विसमैन आर्म फोर्सेस के लिए. ये 6 उदाहरण लेकर के आप सोच लीजिए कितने दशकों से पेंडिंग मामला सबको हम उठाकर कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं. आपको मन में शक पैदा करने के लिए कोशिश करने वाले के ऊपर मैं आपसे प्रश्न कर रही हूं, क्यों, क्या विषय ऐसा है जिसके ऊपर आप प्रश्न कर रही हो? विषय बोलो मेरे से, वो भी मैं सुलझाने के लिए कोशिश करती हूँ. प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि सेना, पर्टिकुलरली जवान के लेवल से हर एक का देखभाल होना, सही देखभाल होना, सम्मान होना है. फिर भी अगर आपके मन में कुछ है तो बोलो, बिना हमें एक मौका देकर सुलझाने के लिए. ये सब ना करते हुए सीधा व्हाट्सएप के द्वारा गलतफहमियां फैलाने वाले सबको मैं बोलती हूं, ईमानदारी से आंख में आंख मिला करके हमसे पूछो क्या नहीं किया है. इसीलिए करने को और बाकी है, मैं वो भी मानती हूं. ये नहीं बोल रही खत्म, हम सब कुछ कर दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, मगर बात करो, हम करने के लिए तैयार हैं. मगर गलतफहमी के रास्ते में जाकर के सम्मानजनक सैनिक लोगों के बीच में मतभेद ले आना सही नहीं. और ज्यादा नहीं कहते हुए, महाशिवरात्रि के दिन एक पावन धरती उत्तराखंड में आप सबसे मिलने का मौका मिला, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का, गणेश जोशी जी का, निशंक जी का और आप सबको मैं आभारी हूं. जय हिंद की सेना.